गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कोरिलेशन के बारे में जाना, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो या फिर जिसे जीरो कोरिलेशन कहते हैं वो, और एक आपको हमने फॉल्स कोरिलेशन के बारे में भी बताया था। उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन में देखा स्कैटर डायग्राम, और जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, स्पियर्समैन कोरिलेशन होता है। रिग्रेशन लाइन से भी स्टडी करते हैं वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। स्कैटर डायग्राम हम लोगों ने कल देखा था, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स के नेगेटिव कोरिलेशन, और जब पूरा एक स्कैटर्ड हो तो नो कोरिलेशन। आज बात करेंगे हम लोग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में। प्रोफेसर कार्ल पियर्सन एक ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन थे। उन्होंने सजेस्ट किया था मेजर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन हो उसको मेजर करने के लिए इन्होंने सजेस्ट किया था। तो जिसे क्या कहा जाता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और ये कब दिया था इन्होंने, 1890 में। इट इज यूजफुल for measuring the degree of linear relationship between the two variables x and y। अगर x और y दो वेरिएबल हैं तो उनके बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप है उसकी डिग्री को मेजर करता है, या फिर हम कहें डिग्री और एक्सटेंट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इसको हम नॉर्मली जो डिनोट करते हैं उसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर एक्स वाई, या फिर सिंपली स्मॉल आर भी जब लिखा जाता है तो उसका मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट ही होता है, और एक्स वाई मतलब वो एक अंडरस्टूड है कि हाँ दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन की बात हो रही है, क्योंकि कोरिलेशन हमेशा दो वेरिएबल के बीच में ही निकालते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल आर होता है वो सैंपल के कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम उसको रो के फॉर्म में लिखते हैं रो, जो रो होता है वो पॉपुलेशन के कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब कार्ल पियर्सन को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो उन्होंने मेथड्स बताए कैसे उसको मेजर करें, तो उसमें उन्होंने पहला जो डायरेक्ट मेथड बताया था कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए, वो ये था कि आर एक्स वाई मीन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो क्या होता था वो कि को वेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई वेरिएंस ऑफ वाई। इट मीन दैट सिंपली इसको कहें तो को वेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई, मीन्स की स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। क्योंकि हमें पता है जब वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देते हैं तो वो स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग, सबसे बेसिक फॉर्मूला है। देन इसी फॉर्मूले से हम जब इसको और चलते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट निकल करके आते हैं हमारे पास 1/n समेशन विद इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाई y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई ऊपर की जो चीज थी वो क्या है, कोवेरिएंस है एक्स वाई के बीच में, तो इसको याद रखना है 1/n देन मल्टीप्लाई बाई समेशन x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाई y माइनस वाई बार। यानी जो y माइनस वाई बार आएगा, जो x माइनस एक्स बार आएगा, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपस में, लास्ट में उसका सम कर लेंगे और फिर n से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से सिंपल नीचे जो है ये हमारा क्या है, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x लिखा हुआ है। इट मीन्स दैट कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है HD ऑफ x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालना जानते हैं कि अंडर रूट 1/n समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर। इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले x बार पता करते हैं, फिर एक्सरसाइज में से x बार को सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर करते चले जाते हैं, और देन लास्ट में उसका सम करते हैं, उसको 1/n से डिवाइड करेंगे और फिर उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x हमें मिल जाएगा। ये दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y का फॉर्मूला है, 1/n समेशन yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसी को जब और सिंप्लीफाई किया गया है तो हमें क्या मिलता है,
कि समेसन एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस वाई बार, और नीचे में क्या मिलता है अंडर रूट में, समेसन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर समेसन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। कुछ नहीं है, बस 1/n जो था यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, 1/n बाहर आ चुका है और ये 1/n जो है कैंसिल आउट हो गया। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला जो हमारा बनता है, समेसन एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई होल अंडर रूट में समेसन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर समेसन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को, समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई डिवाइडेड बाई एन अंडर रूट स्क्वायर रूट में समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, फिर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये सब वही है, आपको न्यूमरेटर में जो कुछ भी दिख रहा है वो कोवेरिएंस एक्स वाई है, डिनोमिनेटर में हर जगह वो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। इसी तरह से डेविएशन मेथड में जब आते हैं, डेविएशन मेथड में थोड़ा सा बस कैलकुलेशन हमारा छोटा हो जाता है, ये हम लोग जानते ही हैं। तो डेविएशन मेथड में क्या होता है कि ऊपर वाले फॉर्मूले में जहाँ जो आपने लिखा समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स मल्टीप्लाई बाई समेसन वाई डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, देन दूसरे अंडर रूट में समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो जब डिवीजन मेथड में जाते हैं तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ डी एक्स हो जाता है, जहाँ वाई था वहाँ डी वाई हो जाता है, बस इतना सा जो है चेंज होता है हमारा। और डी एक्स डी वाई हमारा क्या है, डेविएशन है, इसका आइडिया है हमें। देखिए सिग्मा एक्स हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स है, सिग्मा वाई हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लिखा नहीं गया है। एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, वही जो हम बात करते हैं dx का, तो डिवीजन निकालते हैं तो x माइनस ए से निकालते हैं, अगर x का डिवीजन निकाल रहे हैं तो y का डिवीजन निकालेंगे तो y माइनस बी से निकालेंगे। ये हमारा क्या होगा, एज्यूम मीन ऑफ x, और b हमारा क्या होगा, एज्यूम मीन ऑफ y। एज्यूम मीन को नॉर्मली हम लोग ऐसे डिनोट करते थे, और यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, तो x के लिए हमारा जो एज्यूम मीन है वो a हो गया, और y के लिए जो हमारा एज्यूम मीन है वो b हो गया। अब आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कह रहा है द कोरिलेशन कोफिशिएंट नेवर एक्सीड यूनिटी, कोरिलेशन कोफिशिएंट कभी भी जो है यूनिटी को एक्सीड नहीं करता है। इसका मतलब है कि इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, यानी इसकी वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहती है। -1 से जो है इधर कम कभी नहीं होगी और उधर +1 से ज़्यादा कभी नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि अब बात समझ में आ गई कि पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, पॉजिटिव क्वेश्चन था। तो पॉजिटिव क्वेश्चन था तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 0 से ज़्यादा होगी और +1 होगी या +1 से कम होगी, है ना। मतलब 0 से 1 के बीच में उसकी कोई वैल्यू होगी, +1 हो सकती है बट 0 नहीं होगी पॉजिटिव क्वेश्चन के केस में। तो उसी तरह से अगर जो है r हमारा +1 हो जाता है, ठीक है, r अगर हमारा +1 हो जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। इसी तरह से जो हमारा नेगेटिव क्वेश्चन था तो उसमें वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी, पर वो 0 से जो है कम होगी और -1 तक हो सकती है, -1 भी हो सकती है। तो 0 से -1 के बीच में है तो नेगेटिव क्वेश्चन, और जब r की वैल्यू -1 हो जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। और r अगर हमारा 0 है, r इज इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे, टू वेरिएबल्स x y आर कॉल्ड अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स। अनकोरिलेटेड वेरिएबल ना करके हम ये कहते हैं कि देखिए अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उनके बीच में कोई संबंध नहीं है तो उनकी आर की वैल्यू तो 0 ही होगी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पर अगर r इज इक्वल टू 0 है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। वो डिपेंडेंट हो सकते हैं बट उनके बीच का कोएफिशिएंट 0 हो सकता है। तो कोएफिशिएंट 0 होने का मतलब हम ये कहें कि उनके बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप है वो नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है
मतलब उनके बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए आर की वैल्यू वहाँ पर 0 है। बट अगर हम ये कहें कि यहाँ 2 वेरिएबल है वाई और जेड और वो इंडिपेंडेंट है, तो उनका कोएफिशिएंट क्या होगा? तो उनका कोएफिशिएंट हम बता देंगे तुरंत 0। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उनके बीच का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो वो 0 होगा। ठीक है, बट अगर r इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं। वहाँ पर ये मतलब होता है कि उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, को रिलेशन को मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन सपोज करिए कि किलोग्राम पर हेक्टेयर में है अगर, या फिर लेंथ ऑफ पेनिकल है जो सेंटीमीटर में है, किसी भी चीज़ में है, तो वो यूनिट जो है यहाँ पर कोरिलेशन के साथ नहीं जुड़ेगी। मतलब कोरिलेशन एक यूनिट लेस है, नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का भी काफ़ी यूज़ है, तो कोएफिशिएंट कोफिशिएंट्स को भी हम जो है टेस्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि कोएफिशिएंट कोफिशिएंट को किस टेस्ट से टेस्ट किया जाता है, तो आप हमेशा उन्हें क्या बताएंगे? टी टेस्ट से जो है कोएफिशिएंट कोफिशिएंट को टेस्ट किया जाता है। ये कंपटीशन में भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, यूपी कैटेट वगैरह के एग्जाम। तो देखिए क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि इफ आर इज द ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट इन अ सैंपल ऑफ n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन। बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन होना ही चाहिए। तो कह रहा है कि r जो है आपका ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट है, क्योंकि स्मॉल r है तो आपसे बोला कि वो सैंपल का है, सैंपल का है तो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन से। तो जो प्रोफेसर आर ए फिशर है उन्होंने प्रूव किया था अंडर द नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या थी हमारी कि रो इज इक्वल टू 0। रो आपको बताया कि पॉपुलेशन को कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो रो इज इक्वल टू 0 यानी कि जो पॉपुलेशन है उनकी जब कोरिलेशन हम फाइंड आउट करें, मतलब जो कोरिलेशन उनके बीच में, वो क्या मान के चलें? 0 है, कि उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई सहसंबंध नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, या फिर ये कहें कि लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात हो रही है। तो लीनियर रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं है। ठीक है, जो वेरिएबल हमारे एक्स वाई है, जो बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो प्रोफेसर आर ए फिशर ने नल हाइपोथेसिस ये बताई थी। तो इफ द पॉपुलेशन कोएफिशिएंट कोफिशिएंट एक्स वाई, मतलब अगर हम जो पॉपुलेशन की कोएफिशिएंट कोफिशिएंट है एक्स वाई के बीच में, अगर उसको हम डिनोट कर रहे हैं रो से, ये रो है आपका। ठीक है, ये चीज रो है। तो देन इट इज ऑफन इंटरेस्ट टू टेस्ट वेदर, तो हमारा इंटरेस्ट कहाँ होगा कि भाई वेदर रो इज 0 और डिफरेंट फ्रॉम द 0, मतलब वो 0 है या फिर 0 से कुछ अलग है, रो जो है वो 0 ना हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड कोएफिशिएंट कोफिशिएंट आर, तो हम इसको किसके बेसिस पे जो है टेस्ट करेंगे, पता करेंगे कि ऑब्जर्व जो हमारा कोएफिशिएंट कोफिशिएंट आर है उसके बिहाफ पे। तो आर क्या है? सैंपल कोएफिशिएंट कोफिशिएंट है, जो सैंपल में एन ऑब्जर्वेशन थे उनके ऊपर बेस्ड है। तो जो अप्रोप्रिएट यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो हमारी रो इज इक्वल टू 0 है उसको टेस्ट करने के लिए। अब अगर नल हाइपोथेसिस हमारी जो है रो इज इक्वल टू 0 है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी कि रो इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस है कि एच नॉट इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 0, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी? रो इज नॉट इक्वल टू 0। और जो इसको हम टेस्ट करते हैं वो टेस्ट करते हैं इस फॉर्मूले से, टी टेस्ट से इसको टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर का मतलब होता है कि आर की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव हो, हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे। मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट में n-2 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 माइनस आर स्क्वायर। टी फॉलोज स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी जो है फॉलो करेगा स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन को विथ n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हमारी क्या होगी? हमेशा n-2 होगी। कंक्लूजन तो सबका वही है लिखने का तरीका। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर मॉड टी आएगी, उसकी जो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर भी टी की ही लेंगे।
तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू टी की है, अगर वो ज़्यादा है हमारी टेबुलेटेड की टी वैल्यू से विथ n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और किसी स्पेसिफिक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 1%, 5%, 10%, जिसे हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं, तो देन क्या होगा, नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। ये हमेशा होता है, किसी भी टेस्ट के केस में होता है, कहीं पर भी कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाती है टेबुलेटेड वैल्यू से, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे किसी स्पेसिफिक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि देयर में बी सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। अगर नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो गई कि रो इज इक्वल टू जीरो, जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो गई, तो जब वो रिजेक्ट हो गई तो हम क्या कहेंगे कि सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। और अगर ऐसा नहीं होता है कि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज़्यादा नहीं होती है, कम हो जाती है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, आइए अब इस पर एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, या फिर एग्जांपल रखते हैं किसी पार्ट थर्ड लेक्चर वीडियो के लिए, है ना। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए आपको नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन आपको हमसे पूछना होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको आंसर जरूर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय।